हाय एवरीवन, दिस इज आनंद। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस लेक्चर में हम अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के डिस्कस करने जा रहे हैं, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। काफी सिंपल वे में मैंने आपको सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करवा लिया है। तो जैसे कि मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाली हूँ कि यहाँ पर आपके जो अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहले 26 अगस्त 2022 को होने वाला था, अब एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड होकर आपकी 7 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो हो सकता है इन्होंने 2 बार एग्जामिनेशन डेट को एक्सटेंड कर दिया, तो हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन डेट और भी आगे एक्सटेंड हो। तो जब भी कोई डेट एक्सटेंड होती है सो आई विल लेट यू नो। सो यहाँ पर जिससे कि मैं आपको बता दूं, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें आपका पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। टोटल 100 एमसीक्यूज पूछा जाता है फॉर 100 मार्क्स, ठीक है। तो 100 एमसीक्यूज को इन्होंने 50-50 एमसीक्यूज में डिवाइड कर रखा है, यानी आपका जो पेपर 1 होगा वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। और रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछा जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको मास्टर्स लेवल का स्टडी करना होता है। सो एपीएस यानी अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है, ये लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से सिलेबस फॉलो करिए। तो आज के लिए मैंने सिलेबस वाली लिंक प्रोवाइड कर रखी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे सिलेबस पूछ रहे थे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपका जैसे कि आपको पता है पार्ट 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है फॉर 50 एमसीक्यूज। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमने आपके लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रखे, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। वीडियो लेक्चर्स हमारे थियरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें हम आपकी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सारे ट्रिक्स बताते हैं। देन नोट्स में हमने काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स आपको बनाकर दिया है। बहुत ही इजी नोट्स है, अगर आप उसे एक बार रीड करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर होते हैं। देन मॉक टेस्ट में हमने सारी चीजें, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सारा सिलेबस कवर कर रखा है। मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आप कितना प्रिपेयर हुए हो एग्जामिनेशन के लिए। देन 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। सो यहाँ पर ये जो पीडीएफ है ये आपका रिविजन का काम करती है, आपको इसे एग्जामिनेशन के पहले सॉल्व करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये कोर्स हमारा 100% गारंटी वाला कोर्स है। 100% गारंटी के साथ हम यहाँ पर आपको बोलते हैं कि हमारे ही कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स तक आप एग्जामिनेशन में स्कोर कर सको। तो आपको जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू, ये जो ऐप है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी। तो आप जल्द से जल्द वहां से आप कोर्स को परचेज करिए, आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करिए। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैंने आपका जो स्केड्यूल फिर से रिवाइज हुआ है एपीएस यूनिवर्सिटी का, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के, यानी आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्होंने कुछ चेंजेस कर रखे हैं। ये आपके 25 जुलाई को ही ये नोटिस आ चुकी है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आपकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की, यानी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 5 अगस्त 2022, यानी आज ही आपकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं करा है तो आप जल्द
जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिएगा। नेक्स्ट जो आपका जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे हैं उसकी हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है। उसकी डेट भी उन्होंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दी है विच इज 12 अगस्त 2022। देन नेक्स्ट है आपकी प्रवेश परीक्षा यानी आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ये आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया 7 सितंबर 2022 के दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है। यानी फिर से आपका स्केड्यूल चेंज हुआ है, आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आपके पास जिससे कि आपको याद रहे। सो याद रखना है 7 सितंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। पी वैल्यू का मतलब है, पी वैल्यू स्टैंड्स फॉर। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पी वैल्यू का क्या मतलब होता है, पी वैल्यू का क्या फुल फॉर्म होता है। सो याद रखिए पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू यानी प्रायिकता मान। अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये होती क्या है, पी वैल्यू होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस प्रश्न से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के आपके एग्जाम में चांस है। ओके पहले जैसे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसमें भी आपको पी वैल्यू पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पी वैल्यू जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू, पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब आप जो भी आपके रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो उसमें आपके जो रिजल्ट आते हैं वो बाय चांस आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं पी वैल्यू। अब किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि वाटर ज्यादा देने से कि प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है। तो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और आपने ये देखा कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है, आपको ये रिजल्ट मिले। लेकिन आप ये देखना चाह रहे हो कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है फिर नहीं हो रही है, लेकिन आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। यानी ये बताता है कि आपका जो प्लांट की ग्रोथ हुई है ये आपके वाटर की वजह से तो नहीं हुई है, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से हो। तो उसे हम कहते हैं आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में वो बाय चांस आ रहे हैं, मतलब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट नहीं हुआ है, किसी और वेरिएबल की वजह से आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है। ओके हो सकता है कि सनलाइट की वजह से प्लांट की ग्रोथ हुई होगी, ओके ऐसा हो सकता है। सो इस केस में हम बोलेंगे आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। अब पी वैल्यू हम यूज क्यों करते हैं, पी वैल्यू का मतलब तो हमने जान लिया है। पी वैल्यू ये बताती है हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें जो हमारे रिजल्ट आते हैं ये बाय चांस आते हैं। अब हम देखेंगे पी वैल्यू का यूज क्यों होता है, क्यों हम यूज करते हैं। सो याद रखिएगा पी वैल्यू हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम टेस्ट करते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस को। ओके नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने के लिए पी वैल्यू का यूज करते हैं। अब किस तरीके से, अब जैसे मान लीजिए आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है, पी वैल्यू अगर लेस होती है, ओके पी वैल्यू कम होती है, लेस होती है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपके जो नल हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लेते हो। ओके ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पी वैल्यू आपकी जब भी कम होती है, जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप अभी क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते जाओगे। अब किस तरीके से हमने ये डिसाइड कर लिया कि पी वैल्यू कम होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर रिलेशन है कुछ। तो याद रखिएगा पी वैल्यू आपकी किससे कम होनी चाहिए, पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम होनी चाहिए। अल्फा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अल्फा बताता है कि आपने आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर को अलाउ करा है। तो बेसिकली रिसर्चर्स जो होते हैं अल्फा की वैल्यू पहले से सेट कर लेते हैं जो कि 1% होती है या फिर 5%। अगर आपने मान लीजिए आपके रिसर्च में 5% आपने एरर अलाउ करा है, आप देखोगे कि आप ऐसा बताओगे कि 5% हो सकता है कि एरर आ सकते हैं हमारे रिसर्च में। सो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपकी जो रिजल्ट है वो 95% सही आना चाहिए। ओके क्योंकि आपने क्या करा, पहले से ही अल्फा वैल्यू आप डिसाइड कर लेते हो। अगर आपका जो एरर आप चाह रहे हो आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर आए, उससे आपका एरर कम आ जा रहा है, यानी आपकी जो पी वैल्यू आपका जो रिजल्ट आ रहा है उससे कम आ जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपकी नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लोगे। ओके अब नेक्स्ट केस, अगर पी वैल्यू क्या हो रही है आपकी अल्फा से ज्यादा आ रही है। ओके यानी आपने जितना एरर आपके एक्सपेरिमेंट्स में अलाउ करा था उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, उससे ज्यादा आप
आपको एरर देखने मिल रहा है, यानी आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट नहीं आ रहे बल्कि कोई और वेरिएबल की वजह से आ रहे, तो ये एरर ही हो गया, आपको पता नहीं चल रहा कि किसकी वजह से आ रहे हैं। ओके, तो इस केस में आप क्या करते हो, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। सो ये कुछ स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। पहला मैंने आपको बताया कि पी वैल्यू, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। देन नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब आपके जो आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसमें जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। ओके, बाय चांस आ रहे हैं, यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट आ रहे हो, तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब पी वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को किस लिए यूज करा जाता है? क्योंकि याद रखिए पी वैल्यू को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हमारी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और ये बताए कि हम उसे एक्सेप्ट करने वाले या फिर हम रिजेक्ट करने वाले। तो याद रखिएगा जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। और आपकी पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम है। अल्फा क्या होता है? सिग्निफिकेंस लेवल, यानी यहाँ पर रिसर्चर बता देते हैं कि हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स में इतने परसेंट एरर अलाउ करेंगे, कि इतने परसेंट एरर आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। सो ये होता है आपका अल्फा, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से कम होगी तो उस केस में आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। और अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी, यानी आपके जो एरर्स है अपने जितने अलाउ करे थे उससे ज्यादा आपको एरर मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये होता है आपका पी वैल्यू, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, एक शोध अध्ययन में चुने गए चर में से एक छात्र के माता पिता का व्यवसाय जैसे व्यापार, खेती, सेवा यदि ये था, ये किस स्तर का माप है? In a research study, one of the variables selected was students' parents' occupation such as business, farming, service, etc. What level of measurement is this? So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, उनके माता पिता का कुछ ऑक्यूपेशन है और जैसे उनको ऑक्यूपेशन बिजनेस, फार्मिंग, सर्विस ये ऑक्यूपेशन था। अब ये जो सारे ऑक्यूपेशन हैं, इस ऑक्यूपेशन को मेजर करने के लिए आप किस स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे? जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं इनमें 4 टाइप्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, यानी नाममात्र, क्रमवाचक, अंतराल एंड अनुपात। सो ये स्केल ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। इस टॉपिक से कंपलसरी आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने ही मिलेगा। सो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है ये स्केल ऑफ मेजरमेंट को। कुछ आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, नॉयर, N फॉर होता है नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। अब हम इसे शॉर्ट में देख लेंगे कि ये चारों स्केल ऑफ मेजरमेंट होती क्या है, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया इसको, और जो मेरे वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैंने बहुत डीप में आपको समझाया है। तो मैं बताऊंगी आपको, जो भी मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहूंगी कि आप उन वीडियो लेक्चर को और उस नोट्स के पार्ट को अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लीजिए, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि ये 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते क्या है। अब जैसे हम देखते हैं नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है? जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है हम उसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या होता है? सेम नॉमिनल की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और ऑर्डिनल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक रैंक देते हो, आप ऑर्डर देते हो। इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर फॉलो करते हो, लेकिन इंटरवल में आपका जो नंबर्स होते हैं आप उनको एक इक्वल अरेंजमेंट में और इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो, और इंटरवल में आपका जो 0 होता है ये आर्बिट्री होता है आपका। उसी तरीके से रेशो, रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेशो में आपके 0 का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सो ये होते हैं आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट, 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक छात्र है, उनके माता पिता का कुछ ऑक्यूपेशन है, कुछ इस तरीके से है कि वो बिजनेस करते हैं, फार्मिंग या फिर सर्विस कर रहे थे, यानी व्यापार कर रहे थे, खेती कर रहे थे। सो ये जो उनके बिजनेस ऑक्यूपेशन है, इनको मेजर करने के लिए आप कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे? सो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, बस उनको ऑक्यूपेशन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करा गया है उनके ऑक्यूपेशन को। ओके, एक छात्र होंगे, उनके माता पिता फार्मिंग होंगे, तो आप
क्या करोगे, उन छात्रों का ग्रुप बना लोगे। एक छात्र है जिनके माता पिता का बिजनेस है, व्यापार है, आप उनको एक ग्रुप में बना लोगे, तो आप इस तरीके से ग्रुपिंग करते हो, यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों को आप कैटेगराइज कर रहे हो। तो आप ऐसा किस स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हो और किस स्तर के माप में करते हो, नॉमिनल में, जिसे हम कहते हैं नाम मात्र। क्योंकि याद रखिए नॉमिनल और ऑर्डिनल ही हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। ऑर्डिनल में आप ऑर्डर देते हो, एक इक्वल ऑर्डर देते हो सबको, हम किसी को ऑर्डर में नहीं दे रहे, हम किसी को रैंक नहीं दे रहे। आप यहाँ पर रैंक नहीं दे सकते हो कि आपका जो जिन छात्र के माता पिता बिजनेस करते व्यापार करते वो ज्यादा अच्छे होंगे, आप ऐसा नहीं बता सकते हो। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ऑर्डिनल क्रमवाचक ये स्केल ये माप का उपयोग नहीं करेंगे। और रह गई बात आपके इंटरवल और रेशो की, यानी अंतराल और अनुपात की। सो याद रखिए इंटरवल और रेशो हम जब हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसमें नंबर्स हो, तो उस केस में हम इंटरवल और रेशो का ज्यादातर यूज करते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी और डी ये भी दोनों आपके गलत उत्तर हो जाएंगे और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, नॉमिनल यानी नाम मात्र। अगला प्रश्न, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज, निराकरणीय परिकल्पना को स्वीकारना जब ये गलत हो। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने क्या करा, आपके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, कब, जब ये फॉल्स थी। तो ये कौन सा एरर कहलाएगा, मतलब आपने जो आपकी जो निराकरणीय परिकल्पना है उसको स्वीकार लिया, कब, जब ये गलत थी। तो ये कौन सा त्रुटि कहलाएगी, मतलब ये कौन सा एरर होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपको ये टेबल को याद रखना है। सो याद रखिएगा आप आपके रिसर्च में आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उसी को हम कहते हैं एरर्स और जिसे हम त्रुटि कहते हैं। तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट कर लेते हो। तो जैसे कि एरर्स में आप क्या करते हो, कुछ मिस्टेक्स कर लेते हो। तो उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को हम इस टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर नल हाइपोथेसिस, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रियलिटी में रियल में ट्रू है, आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने इसको क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। तो ये कौन सा एरर कहलाएगी, आपका टाइप 1 एरर, मतलब आपकी टाइप 1 त्रुटि। आपने क्या करा, नल हाइपोथेसिस ट्रू थी फिर भी आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, सो ये आपका हो जाएगा टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होता है, आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, मतलब आपकी जो निराकरण परिकल्पना होती है ये गलत होती है, फॉल्स होती है, फिर भी आपने इसको क्या करते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आपने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, कब, जब ये गलत थी, मतलब जब ये फॉल्स थी। तो ये कौन सा एरर हो जाएगा, आपका टाइप 2 एरर हो जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आपने आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया, कब, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो फॉल्स थी, मतलब आपकी जो निराकरण परिकल्पना है वो उसको आपने स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार कर लिया, जब वो गलत थी। तो आप याद रखिएगा जब भी आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करते हो, कब, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, तब ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा टाइप 2 एरर, जिसे हम कहते हैं टाइप 2 त्रुटि। सो अगर आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, कब, जब वो फॉल्स है, तो ये आपका टाइप 2 एरर होता है, मतलब कि जो निराकरणीय परिकल्पना है आप उसको स्वीकार ले रहे हो, कब, तब ये गलत हो, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर हमने जैसे देख लिया, टाइप 1 एरर कब अगर होता है, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये ट्रू होती है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो ये हो जाता है आपका टाइप 1 एरर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन विकल्प भी आपका सही उत्तर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। उसी तरीके से ऑप्शन सी आपको गिवन है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक, मतलब आपके पॉपुलेशन की आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप उसको पुट करोगे और माइनस करोगे, एंड देन आपको सैंपल से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आप वो करोगे, उनको माइनस करके आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका हो जाएगा सैम्पलिंग एरर, जिसे हम कहते हैं त्रिदर्श त्रुटि। तो ये त्रिदर्श त्रुटि भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं होगा, सही आंसर नहीं होगा। देन ऑप्शन डी स्टैंडर्ड एरर, जिसे हम कहते हैं मानक त्रुटि। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन, आपको सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सैंपल से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप उसको ग्राफ में कन्वर्ट करते हो और आप देखते हो कि ये कितना स्प्रेड आउट है, तो इसी को आप कहते हो कि ये स्टैंडर्ड एरर बताता है, कितना ज्यादा कितना कम स्प्रेड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो यहाँ पर
इस क्वेश्चन में हमें इस बारे में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। सो अगर आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कब, जब ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर, मतलब टाइप 2 त्रुटि। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डैश एक परिकल्पना का स्रोत नहीं है। डैश इज नॉट अ सोर्स ऑफ अ हाइपोथेसिस। सो इस प्रश्न में हमें पता करना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी मदद से हम हाइपोथेसिस का स्रोत नहीं कर सकते हैं। यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस को ले डाउन नहीं कर सकते हो, ना ही हाइपोथेसिस का बना सकते हो। अब इस प्रश्न में एक वर्ड आ रहा है, एक टर्म आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। ये होती क्या है, आपको पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। सो परिकल्पना, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। ओके, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। अब टेंटेटिव स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा? टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, उसे हम कहते हैं टेंटेटिव। ओके, मतलब टेम्पररी, आप कुछ समय के लिए मान लेते हो ऐसा करने से हो सकता है आगे चलकर ऐसा हो जाए। यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो। आप आपकी रिसर्च में कुछ चीजों पर भविष्यवाणी करते हो और उसी भविष्यवाणी को आप आपके शोध में आगे चलकर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की शोध के थ्रू आप उस भविष्यवाणी को आपके उसका परीक्षण करते हो। यानी आप आपकी परिकल्पना का बेसिकली उसका परीक्षण करते हैं, आप आपकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं आपकी रिसर्च में। सो इसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस ये होती है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक टेम्पररी स्टेटमेंट, कुछ समय के लिए आप मान लेते हो, आपकी जो भविष्यवाणी आप करते हो उसी का आप आपकी शोध में परीक्षण करते हो, उसे क्या हम कहते हैं, परिकल्पना और हाइपोथेसिस। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी हेल्प से आप परिकल्पना का स्रोत नहीं कर सकते हो, यानी हाइपोथेसिस ले डाउन नहीं कर सकते। सो वन बाय वन हम सारे विकल्प देख लेंगे, सारे ऑप्शंस देख लेंगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है, इंट्यूशन यानी सहज बोध। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाना विदाउट एनी प्रूफ। किसी चीज का आपके पास प्रूफ नहीं है लेकिन आपको वो सारी चीजें समझ में आ जा रही है, उसे हम कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन जिसे हम सिक्स सेंस भी कहते हैं। ओके, इंट्यूशन क्या होता है कि आपको किसी फेनोमेना के, किसी टॉपिक के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बहुत जल्दी से, लेकिन आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, विदाउट एनी प्रूफ आप उसे अंडरस्टैंड कर पाते हो, उसी को हम कहते हैं इंट्यूशन, यानी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो यस, हाइपोथेसिस भी वही तो करती है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसी के बेसिस पर आप एक स्टेटमेंट देते हो और उसी स्टेटमेंट को आप प्रूफ करते हो। आपको हाइपोथेसिस ऐसी चीजों पर करनी चाहिए जो कि पहले से आपको प्रूफ नहीं है। जो चीज प्रूफ नहीं होती उसी को तो हम टेस्ट करेंगे हमारे रिसर्च में। ओके, सो इंट्यूशन के हेल्प से, इंट्यूशन ये एक सोर्स है जिसके हेल्प से आप आपकी हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी नॉलेज, जिसे हम कहते हैं ज्ञान। अब नॉलेज क्या होता है, अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज के एक्सपर्ट्स है, आप कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, सो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होती है कि हार्ट के बारे में, हार्ट डिसीज कैसे होती है, चेस्ट में पेन होने की वजह से, ब्लड लेवल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से हो सकता है हार्ट डिसीज हो रही हो। सो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। सो आपको जो भी ज्ञान होता है, आपको जो भी नॉलेज होता है, आपको एक पर्टिकुलर फेनोमेना के बारे में आपको जो भी आपको समझ होती है, उसके बारे में आपको नॉलेज होती है बहुत सारी चीजों के बारे में, तभी आप हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो। सो नॉलेज एक ऐसा सोर्स है, यानी ज्ञान एक ऐसा स्रोत है जिसकी हेल्प से आप परिकल्पना को ले डाउन कर सकते हो और परिकल्पना का स्रोत कर सकते हो। तो यहाँ पर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपोथेसिस को ले डाउन करने में। देन हम डायरेक्टली ऑप्शन डी देखेंगे, थ्योरी। थ्योरी यानी सिद्धांत। अब थ्योरी क्या होती है, याद रखिएगा, जब भी थ्योरी वर्ड आता है उसका मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी होती है कि कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है, वो थ्योरी ऑलरेडी प्रूव्ड होती है। ओके, तो थ्योरी जो होती है आप उसका यूज कर सकते हो। ओके, जैसे मान लीजिए किसी रिसर्चर ने, पुराने रिसर्चर ने किसी चीज पर थ्योरी डेवलप कर दी,
ओके वो थ्योरी का आप यूज करोगे आगे फर्दर रिसर्च करने के लिए, उस थ्योरी का आप यूज करोगे हाइपोथेसिस ले डाउन करने के लिए। मान लीजिए आगे और कुछ टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो, कोई दूसरा टॉपिक है उस पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसी थ्योरी का, जो पुराने रिसर्चर ने थ्योरी डेवलप करी उसी थ्योरी का यूज कर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे। तो यहाँ पर थ्योरी भी एक ऐसा सोर्स है, सिद्धांत भी एक ऐसा स्रोत है जिसकी हेल्प से, एक ऐसा सोर्स है जिसकी हेल्प से आप परिकल्पना को ले डाउन कर सकते हो, हाइपोथेसिस को बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सी दिया गया है ऊर्जा यानी एनर्जी, आप में जितनी एनर्जी होंगी उतनी अच्छी आप हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो, ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं। एनर्जी ये कोई टर्म नहीं होता, ये एक कोई सोर्स नहीं होगा जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस ले डाउन करेगा। तो यहाँ पर आपका एनर्जी इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके लेकिन इंट्यूशन, नॉलेज और थियोरी यानी सहज बोध, ज्ञान और सिद्धांत, एक ये तीनों भी एक ऐसे सोर्स है जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस को ले डाउन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि कोई अध्ययन विश्वसनीय है तो इसका अर्थ क्या है? इफ अ स्टडी इज रिलायबल दिस मीन्स दैट। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर कोई अध्ययन है वो विश्वसनीय है, यानी कोई स्टडी है, अगर कोई स्टडी है ये रिलायबल स्टडी है, तो उसका अर्थ क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, उसका डेफिनेशन क्या होगी, उसकी परिभाषा क्या होगी, ये पता लगाना है हमें इस प्रश्न में। सो रिलायबल ये है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। रिलायबल आपके रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो रिलायबल, रिलायबल ये कैरेक्टरिस्टिक होती है रिसर्च की। सो याद रखिएगा, जैसे कि आपको एग्जाम में रिलायबल पूछा गया है तो आपको हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम आपका जो एग्जाम आने वाला है आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको वैलिड पर आए क्वेश्चन। ओके अब तो आपको रिलायबल पूछा गया था, अब वैलिड भी आ सकता है। सो देखिए जैसे कि रिलायबल क्या होता है, पहले तो हम ये देखेंगे, फिर वन बाय वन हम सारे विकल्पों को देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब रिलायबल क्या होता है, रिलायबल यानी जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, आप कोई प्रयोग परफॉर्म कर रहे हो और बार बार चीजों को परफॉर्म करने के बाद आपका सेम मेजरमेंट मिल रहा है, आपको सेम आप मेजर कर पा रहे हो, सेम ही आ रहा है आपका रिजल्ट, तो उसे हम कहते हैं रिलायबल। अब किस तरीके से, ये एक हम उदाहरण के थ्रू देखेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी ने अपना वेट चेक करा वेइंग मशीन पर। ओके वेइंग मशीन पर आप 3 बार मैंने वेट चेक करा। सो हर 3 बार यानी तीनों बार अगर मैं वेट चेक करी तो तीनों बार मेरा 40 केजीज आ रहा है। ओके तीनों बार वेट करने पर मेरा आ रहा है 40 केजीज, यानी मैं हर बार अगर वेट करूं और मेरा हर बार वेट सेम ही आए, ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले केस में मेरा 40 आ रहा है, दूसरे में 50, देन तीसरे में 60। ओके मतलब मैंने हर बार वेट करा और मैं 4 to 5 टाइम और मैं अगर वेट कर लूं अपना, तो हर वेट में हर 5 टाइम्स अगर मैं वेट कर लूं तो 5 टाइम्स मेरा 40 केजीज ही आ रहा है वेट। तो इस केस में मैं कहूंगी मेरी जो ये मशीन है, मेरी जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल है, क्योंकि ये मुझे हर बार सेम रिजल्ट दे रही है, हर बार मेजर करने पर, हर बार चीजों को मेजर करने पर मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है, मुझे स्टेबल रिजल्ट मिल रहा है, तो उसे हम कहेंगे रिलायबल। सो यही आपको विकल्प बी में भी दिया गया है, द मेजर्स डिवाइस फॉर कॉन्सेप्ट आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन, यानी एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी डिवाइस है जो अगर आप मेजर कर रहे हो जिस चीजों को, और मेजर करने बाद डिफरेंट ओकेजन यानी क्या, हर अलग अलग वक्त पर, हर अलग अलग टाइम पर आपको क्या मिल रहा है, सेम ही रिजल्ट मिल रहे हैं, सेम ही मेजरमेंट्स मिल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिलायबल। तो आपका इस प्रश्न का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके अवधारणाओं के लिए तैयार किए गए उपाय अलग अलग अवसरों पर स्थिर होता है, यानी आप चीजों को मेजर कर रहे हो, आप माप रहे हो, और आपकी जो डिवाइस है वो आपको अलग अलग अवसरों पर सेम ही रिजल्ट बता रही है। सो ये होती है आपकी रिलायबल। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शन बच गए हैं उसे भी हम जल्दी से देख लेते हैं। ऑप्शन ए विकल्प ए यहाँ पर आपको दिया गया है, इट वॉज कंडक्टेड बाय रेप्यूटेड ऑफ रिसर्चर हु कैन बी ट्रस्टेड। सो रिलायबल स्टडी उसे नहीं कहेंगे कि कोई रेप्यूटेड रिसर्चर है, कोई बहुत ज्यादा जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत अच्छा रिसर्चर जो है उन पर हम ट्रस्ट करें।
सो वो स्टडी को हम नहीं कहेंगे रिलायबल। सो यहाँ पर आपको विकल्प ए जो दिया गया है ये गलत उत्तर दिया गया है। उसी तरीके से विकल्प सी, द फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर सोशल सेटिंग, यानी आपने जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं, ओके, आपके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं आप दूसरे सोशल सेटिंग्स में भी उसको जनरलाइज करते हैं, यानी उसका दूसरे सोशल सेटिंग्स में भी उसका उपयोग कर सकते हो, उसको उस चीजों को आप उसका उपयोग कर सकते हो दूसरे अध्ययन में भी। सो ऐसा नहीं हो सकता है। रिलायबल का मतलब होता है हर बार मेजर करने पे चीजें सेम आए, मेजरमेंट आपको सेम ही मिले। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, द मेथड्स आर स्टेटेड क्लियरली इनफ फॉर द रिसर्च टू बी रेप्लिकेटेड, यानी अनुसंधान को आप क्या कर रहे हो, दोबारा रिपीट करोगे, ओके, आप क्या कर रहे हो, उसको दोहरा रहे हो, अब फिर से उसको रिपीट कर रहे हो। सो रिपीट करने में, यानी मान लीजिए किसी रिसर्चर ने पहले से ही इंफॉर्मेशन आपकी पहले से ही रिसर्च कर रखी है, तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी, तो उसके बेसिस पर आप क्या करते हो, उस रिसर्च को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो, उस रिसर्च को फिर से परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। आप देखते हो कि ये नए क्या मिल सकते हैं इससे रिजल्ट, और क्या आ सकते हैं रिजल्ट। सो ये आपकी रेप्लिकेशन हो सकता है, आपकी रेप्लिकेशन की डेफिनेशन होती है, जो कि आपकी ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन ये रिलायबल की डेफिनेशन नहीं होगी। सो यहाँ पर आपका विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी आप ऐसे डिवाइस जिस पर आप कोई चीजों को माप रहे हो, मेजर कर रहे हो, और अलग अलग अवसरों पर आपको सेम ही रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिलायबल। अगला प्रश्न, एक शोध डिजाइन क्या है, व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शोध की डिजाइन जो होती है, यानी रिसर्च डिजाइन जो होती है, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन, उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ, उसकी डेफिनेशन हमें किस विकल्प में दी गया है, हमें ये पता लगाना है। सो रिसर्च डिजाइन याद रखिएगा, आपकी जो रिसर्च प्रोसेस होता है उसका सेकेंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप तो आपका रिसर्च प्रॉब्लम होता है, एंड सेकेंड स्टेप आपका रिसर्च डिजाइन होता है। अब रिसर्च डिजाइन क्या होता है, रिसर्च डिजाइन में आप क्या करते हो, शोधकर्ता क्या करते हैं, जो रिसर्चर है वो क्या करते हैं रिसर्च डिजाइन में, आपको ये पता होना चाहिए। सो रिसर्च डिजाइन याद रखिएगा, जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज अ ब्लूप्रिंट। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है रिसर्च डिजाइन को ही ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, ओके, रिसर्च डिजाइन का ही दूसरा नाम होता है ब्लूप्रिंट। अब रिसर्च डिजाइन जैसे डिजाइन है, यानी किसी चीज की आप कुछ आप सोचोगे उसके बारे में कि आप किस तरीके से उसको आप परफॉर्म करने वाले हो। सो रिसर्च डिजाइन, रिसर्च को आप किस तरीके से आगे चलकर परफॉर्म करने वाले हो, कौन कौन से स्टेप्स आप परफॉर्म करने वाले हो, कौन सी रिसर्च का, कौन सी शोध का उपयोग कर कर आप आपके रिसर्च परफॉर्म करोगे, कौन सी आप किस तरीके से हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे, आप कैसे सैंपल्स बनाओगे, कैसे आप नमूनों को चुनोगे, आप कहाँ से चुनोगे, किस एरिया से चुनोगे, किस पर आप स्टडी परफॉर्म करने वाले हो, उसका सोसाइटी पर क्या बेनिफिट हो सकता है, उसका बेनिफिट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, आप डेटा किस तरीके से कलेक्ट करोगे आपके नमूनों से, आप कहाँ से डेटा कलेक्ट करने वाले हो, आप किस तरीके से डेटा को एनालाइज करने वाले हो, किस तरीके से आप आपके रिजल्ट बताने वाले हो, किस तरीके से आप आपकी रिसर्च करने वाले हो, ये सारे आप आपके रिसर्च डिजाइन में करते हैं। यानी रिसर्च डिजाइन में आप प्लानिंग करते हैं। ब्लूप्रिंट का भी मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग, आप जैसे किसी चीज को आप परफॉर्म करने वाले हो, उसके पहले आप क्या कर लेते हो, प्लानिंग कर लेते हो। आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, तो उसके आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो कि इतने समय में मैं यहाँ पर रहूंगा, इतने समय में मैं यहाँ पर जाऊंगा। तो उसी तरीके से आप रिसर्च में भी करते हो, क्योंकि रिसर्च जो होता है आपका ये 1 और 2 मंथ्स का नहीं होता है। रिसर्च आपको 3 to 6 ईयर्स तक परफॉर्म करना होता है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, बहुत लंबा समय होता है। तो लंबे समय जो होता है उसके लिए जो रिसर्चर होते हैं वो प्लानिंग करते हैं, वो पहले से ही सोच लेते हैं कि किस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च यूज करने वाले हैं, कौन से प्रकार की शोध यूज करने वाले हैं, कैसे जो डेटा होता है उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, डेटा को किस तरीके से एकत्र करेंगे, ये सारी चीजें आप रिसर्चर अपने शोध डिजाइन में पहले से ही बता देते हैं। सो याद रखिएगा, रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन होती है अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी हर एक स्टेज में आप किस तरीके से काम करने वाले हो उसका फ्रेमवर्क, उसका ढांचा बना लेते हो, ओके, यानी डेटा का संग्रहण और विश्लेषण के हर चरण के लिए एक
रूपरेखा। ओके, आप पहले से एक बना लेते हो रूपरेखा कि आप किस तरीके से डेटा का विश्लेषण करोगे, हर एक स्टेज में, हर एक चरण में आप उसका किस तरीके से डेटा को एकत्र करोगे, किस तरीके से विश्लेषण करोगे उसका, ये सारा आप आपके रिसर्च डिजाइन में, शोध डिजाइन में बता देते। तो ये हो गई आपकी सही डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन आपके रिसर्च डिजाइन की यानी शोध डिजाइन की। अब जो बच गए हैं विकल्प, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। विकल्प ए, वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज ग्राउंडेड, दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, यानी अनुसंधान करने का एक तरीका जो संदर्भ पर आधारित नहीं होता है। यहाँ पर बता रहा है कि रिसर्च डिजाइन एक ऐसा वे होता है जिसमें आप रिसर्च कंडक्ट करते हो जो कि ग्राउंडेड थ्योरी नहीं होता है। ग्राउंडेड इन थ्योरी यानी क्या होता है, जैसे ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है कि आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो, आपके पास डेटा कलेक्ट कर लेते हो आप पहले, देन उस डेटा को एनालाइज करके आप थ्योरी डेवलप करते हो, so उसे हम कहते हैं ग्राउंडेड इन थ्योरी। तो यहाँ पर रिसर्च डिजाइन का ये मतलब नहीं होता है, रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है प्लानिंग करना। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है, अनुसंधान करने का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी, चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, यानी आप क्या कर रहे हो, आप चॉइस कर रहे हो, आप चुन रहे हो कि आप कौन सा मेथड उपयोग करोगे, आप कौन से मेथड का, आप कौन से तरीकों का उपयोग करोगे, क्या आप गुणात्मक तरीके का उपयोग करोगे या फिर मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करोगे आपके रिसर्च में। सो उसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं कि नहीं। सो यहाँ पर आपका विकल्प बी भी गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, द स्टाइल इन विच यू रिप्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, फॉर एग्जाम्पल अ ग्राफ, यानी वो शैली जिसमें आप अपने शोध के निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण के लिए एक ग्राफ। यानी यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे आपने रिसर्च परफॉर्म कर ली, उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलते हैं आप उसको एक वे में प्रेजेंट करते हो, या तो आप ग्राफ में प्रेजेंट करते हो या तो आप टेबल में प्रेजेंट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, ओके। सो आपके जो रिसर्च के जो भी आपके परीक्षण आ रहे हैं, जो भी आपके रिसर्च के आपके फाइंडिंग्स आ रहे हैं, जो भी आपके रिजल्ट आ रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हो, एक कोई भी एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, जैसे आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। सो इससे हम कहेंगे कि रिसर्च डिजाइन नहीं, रिसर्च डिजाइन तो एक फ्रेमवर्क को कहते हैं जिसमें आप एवरी स्टेज में जो डेटा कलेक्ट करने वाले हो, किस तरीके से डेटा को एकत्र करने वाले हो, किस तरीके से उसका विश्लेषण करने वाले हो, ये सारी चीजें आप आपके रिसर्च डिजाइन में बताते हो। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न, डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है। Data are represented in the form of notes, recordings and video tapes in। इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है, तो वो कौन सी रिसर्च का, कौन सी अनुसंधान का एग्जाम्पल होगा। अब आपको याद रखना है, आपके जो दो रिसर्च मेनली जो होती है, जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब गुणात्मक एंड मात्रात्मक। सो गुणात्मक अनुसंधान में आपके पास जो भी डेटा होगा वो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में होगा। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी, मतलब ऑप्शन बी आपको गिवन है मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान, जैसे आपको नाम देखकर ही इसका अर्थ पता लग रहा होगा। मात्रात्मक जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, जो नंबर्स को दर्शाता है। सो मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो भी डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है। सो मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो डेटा होगा वो नंबर्स के रूप में होगा, जैसे किसी की उम्र, किसी के हाइट, किसी की ऊंचाई, किसी का वजन। सो ये आपका मात्रात्मक अनुसंधान के एग्जाम्पल्स हो गए। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी आपको गिवन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे हम प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं। सो प्रायोगिक अनुसंधान ऐसी अनुसंधान होती है जिसमें बेसिकली आपके पास जो डेटा होता है, इसमें भी आपके पास जो डेटा होगा वो नंबर के रूप में होता है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और प्रायोगिक अनुसंधान में आप मेनली आप जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है उसको पता लगाते हो, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रायोगिक अनुसंधान में भी आपके पास जो डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है।
सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी, जो विकल्प सी है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आपके पास ऐसा डेटा जो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है, तो ये आपका गुणात्मक अनुसंधान में एग्जाम्पल होगा, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट विकल्प हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए। अगला प्रश्न, उचित सैंपलिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अप टू डेट, पूर्ण और वैन्य होने चाहिए? Which of the following should be up to date, complete and affordable for proper sampling? So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे सैम्पलिंग के लिए, जिसको हम हमारे सैंपल के लिए चुन लेते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनको हम हमारे सैंपल के लिए चुन लेते हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल, अप टू डेट डिटेल जो होती है वो सारी डिटेल होनी चाहिए। सो वो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये सारी चीजें मौजूद होती है, सारी चीजें प्रेजेंट होती है? सो ये याद रखिएगा, वो होती है आपकी सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, पॉपुलेशन होती है आपकी, मान लीजिए ये आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आप कुछ लोगों को ले लेते हो जो कि आपका सैंपल बन जाती है। सो डायरेक्टली आप पॉपुलेशन में से आपके सैंपल्स को नहीं चुनते, आप क्या करते हो, पॉपुलेशन में से लोगों की लिस्ट बना लेते हो। अब जैसे पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, पूरी पॉपुलेशन पर तो हम रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते, तो आप क्या करते हो कि पॉपुलेशन लेते हो, पॉपुलेशन में जितने लोग हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ जो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स पर कैसा अफेक्ट होता है। सो स्मोकिंग करने से लंग पर कैसा अफेक्ट होता है, ये स्टडी में परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे ये अध्ययन करना है। सो मुझे ऐसे लोगों को अपने सैम्पलिंग फ्रेम में लेना होगा, ऐसे लोगों का मुझे डिटेल, उनका नेम प्रॉपर, उनकी एज, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखना होगा एक प्रॉपर एक शीट पर। ओके, सो ऐसे लोग लेना होगा जिनकी जो स्मोकिंग करते हैं। ओके, जो स्मोकिंग नहीं करते उनको तो मैं अपने अध्ययन में नहीं लूंगी, जो स्मोकिंग करते हैं उन्हीं को लूंगी मैं अपनी पॉपुलेशन में से। एक लिस्ट बनाकर उन सारों का नाम लिखूंगी, उनकी डिटेल हो जाएगी, उनकी एज हो सकती है, कोई भी डिटेल जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, तो आप पूरी एक शीट में डिटेल लिख लेते हो, एक लिस्ट बना लेते हो आप, जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन में जो जो व्यक्ति पर आप रिसर्च करने वाले हो उनकी एक लिस्ट बना लेते हो। सो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम, इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। अब इस लिस्ट में क्या होता है, सारे लोगों का आप नाम, उनकी इंफॉर्मेशन, आपको जो जो चाहिए होता है आप प्रॉपर इस लिस्ट में उनकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हो। हर एक सैंपल की, हर एक पर्सन की आप सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हो। अब सैंपल आप यहाँ से चूज करते हो, आप रैंडमली यहाँ से जो भी टेक्निक आप यूज करोगे, जैसे आप स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग ले रहे हो, किसी भी तरह की, किसी भी टाइप की सैंपलिंग के लिए आप क्या करते हो, इस लिस्ट में से अपने सैंपल चुन लेते हो, इस लिस्ट में से सारे व्यक्ति को चुन लेते हो और जो कि आपका सैंपल बन जाता है। सो इस तरीके से आप सैंपलिंग फ्रेम बनाते हो और यहाँ से आप प्रॉपर अपने सैंपल्स को यानी अपने नमूनों को चुन लेते हो जिस पर आपको रिसर्च परफॉर्म करनी है, जिस पर आपको शोध परफॉर्म करनी है। सो याद रखिए यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में, आपको वो भी देखना होगा। अप टू डेट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट और अफोर्डेबल जो होता है सैंपलिंग के लिए, तो वो होता है आपका सैंपलिंग फ्रेम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपलिंग फ्रेम पर एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो बच गए ऑप्शन, उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक, जिसे हम कहते हैं नमूना तकनीक। अब नमूना तकनीक क्या होती है, जिसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, जैसे आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से आप आपके सैंपल्स को पर स्टडी करोगे, या फिर आप कोई भी सैम्पलिंग मेथड जिस पर आप रिसर्च परफॉर्म करने वाले हो, उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। तो बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड होते हैं आपके, स्ट्रैटिफाइड, कोटा, क्लस्टर, ये सारे आप परफॉर्म कर आप आपके सैंपल्स पर स्टडी करते हो। उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक और नमूना तकनीक। सो यहाँ पर नमूना तकनीक में आप प्रॉपर डिटेल नहीं बताते हो। ओके, देन रिस्पोंडेंस क्या होते हैं, ये आपके सैंपल से मिलने वाले आपको रिस्पॉन्स, जो लोग आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिनके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसे हम कहते हैं रिस्पोंडेंट, उत्तरदाता है। तो यहाँ पर उत्तरदाता है तो ये हम नहीं कहेंगे कि कंप्लीट डिटेल होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, यानी डेटा कलेक्ट करने का, डेटा
एकत्र करने का टूल, उपकरण। तो यहाँ पर आपको पता है डेटा कलेक्शन टूल क्या होते हैं आपके, जैसे क्वेश्चनर्स और आपके सारे जो है ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज, तो ये सारे होते हैं आपके डेटा कलेक्शन टूल्स, ना के जिसमें आपके पास सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो। यहाँ पर अभी आपका ऑप्शन डी यानी विकल्प डी गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सैंपलिंग फ्रेम नमूना चयन ढांचा। एंड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग अकर्स इज कॉल्ड, उस शोध को क्या कहते हैं जिसके साथ कुछ घटित होता है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जो फ्रिक्वेंटली होती है, मतलब जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं, जो चीज अकर हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक चीज है वो कितने बार अकर हो रही है, वो कौन सी रिसर्च में हम डिटरमाइन करते हैं, हमें ये पता लगाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए डेंगू हो गया है, तो आप मानोगे कि आप जैसे कहोगे कि इस पर्टिकुलर सिटी में 6 टाइम्स डेंगू हो गया है, सो 6 बार डेंगू इस पर्टिकुलर सिटी में ये डिसीज 6 बार अकर हुई है। सो यहाँ पर ये क्या बता रही है हमें, फ्रीक्वेंसी, कि वो चीज कितने बार अकर हो रही है। कोई समथिंग मतलब कोई चीज है, कोई भी चीज हो सकती है, वो कितनी बार अकर हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बताती है कि वो चीज उतनी कितनी बार अकर हो रही है, वो घटना कितने बार हो रही है। वो कौन सी रिसर्च बताती है हमें, डायग्नोस्टिक रिसर्च, मतलब नैदानिक शोध। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसे भी हम देख लेते हैं, जैसे अप्लाइड रिसर्च जिसे हम कहते हैं प्रायोगिक शोध। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में हमें किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन सी क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसे हम कहते हैं मात्रात्मक शोध। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो नंबर से डील करती है, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है, हम उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन कर उस थ्योरी को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हम किसी थ्योरी को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो भी डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, हमें ऐसा फेनोमेना बता रहा है जो कि अकर हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता करना है, फ्रीक्वेंसी को हम डिटरमाइन कर सके। सो वो हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक रिसर्च में करते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च। उसी तरीके से ऑप्शन डी फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम मौलिक रिसर्च कहते हैं, मौलिक शोध। सो फंडामेंटल रिसर्च में हम न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो किसी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए, कोई फेनोमेना अकर हो रहा है, कोई समथिंग चीज, कोई भी चीज अकर हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक रिसर्च मतलब नैदानिक शोध का यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड a complete enumeration of all items in the population is known as, जनसंख्या में सभी मदों की संपूर्ण गणना को कहा जाता है। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन में से आप पूरी पॉपुलेशन में से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। एक पॉपुलेशन है, इसी पूरी पॉपुलेशन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। पॉपुलेशन में जितने भी पूरे मेंबर्स है, जितने पूरे भी आपके पास आइटम्स है, उन सब से आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप पूरी पॉपुलेशन में से, मतलब आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी मेंबर्स में से सभी उनके एलिमेंट्स जो होते हैं आपकी जनसंख्या के, उन सभी से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं सेंसस इंक्वायरी, जनगणना जांच। सो आप क्या करते हैं, आपकी जनगणना जो होती है, आपकी जो सेंसस जो होते हैं, इनसे आप इंक्वायरी लेते हो। सेंसस क्या होता है, पॉपुलेशन में से आप हर एक एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उससे हम कहते हैं सेंसस। और सेंसस जांच ये भारत में हर 10 साल पर किए जाती है, मतलब सेंसस जो होता है भारत में हर 10 साल पर कंडक्ट करवाई जाती है, जिससे पता लगता है कि उस पर्टिकुलर, जिससे पता लग जाता है कि भारत में हमारी कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोग एजुकेटेड हैं, और पॉपुलेशन जो रह रही है उनकी जो स्टेटस क्या है, उनका सोशल स्टेटस कैसा है, वो क्या, उनकी इनकम कितनी है, एवरेज इनकम कितनी है लोगों की, ये बता सकते हैं
सेंसस इंक्वायरी के थ्रू और जनगणना जांच के थ्रू यही स्टडी की जाती है। तो याद रखिएगा, अगर आप पॉपुलेशन में से हर एक पूरी पॉपुलेशन में जितने भी आपके मदों से आप पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, मतलब पॉपुलेशन के हर एक आइटम से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो उसे हम कहते हैं सेंसस इंक्वायरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार ही देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्टडी पॉपुलेशन। स्टडी पॉपुलेशन तो कुछ नहीं था कि आप स्टडी कर रहे हो पॉपुलेशन पर, इससे हम पूरी पॉपुलेशन से अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो उसे हम स्टडी पॉपुलेशन नहीं करेंगे, अध्ययन आबादी नहीं कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन बी यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब कि ब्रह्मांड, मतलब यूनिवर्स क्या होता है, इसे पॉपुलेशन को ही यूनिवर्स कहते हैं। अगर आप पूरी पॉपुलेशन से स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम पॉपुलेशन नहीं करते बल्कि सेंसस कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से सैंपल पॉपुलेशन, मतलब आप पॉपुलेशन में से सैंपल चुन रहे हो, तो सैंपल तो कहते हैं पॉपुलेशन के कुछ लोगों पर आप रिसर्च करते हो, लेकिन पॉपुलेशन के आप सभी मेंबर्स पर रिसर्च करते हो, तो हम कहते हैं सेंसस ना कि सैंपल्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंसस इंक्वायरी, जनगणना जांच। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।